गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शिवम त्रिपाठी आज कक्षा 7 को विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं। हमने इसके पहले भी एक लेक्चर पढ़ लिया है। दूसरे लेक्चर में हम शुरू करेंगे हेडिंग 1.2 से, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो पोषण हमारा क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषण की ज़रूरत क्यों होती है और पादप अपना पोषण क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। स्वपोषण हमने उनकी विधि बताई थी और हमने बताया था कि जो हम हैं वो विषमपोषी हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। खाद्य फैक्ट्रियों का मतलब हमने बताया था कि खाद्य यानी कि खाना जहाँ पे बनता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। भैया जहाँ पर खाना बनना है वहाँ पे सारे कच्चे सामान पहुँचेंगे तभी तो खाना बन पाएगा। जैसे अगर आपको रोटी बनानी है तो आटा अगर आप पता चले कि चक्की पे रख के आओ तो क्या घर पे रोटी बना पाओगे? नहीं। जहाँ रोटी बनानी है वहाँ पे आटा होना चाहिए, पानी होना ज़रूरी है, तभी जाके उसको आप गूँथ पाओगे और उसके बाद आग जला के उस पर खाना बना पाओगे, रोटी बना पाओगे। ठीक है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। तो हमने अभी तक क्या बात किया था कि कच्चे पदार्थों को वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज़ की ज़रूरत थी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज और क्लोरोफिल की उपस्थिति। ठीक है। तो अब हमने क्या जाना कि जो खनिज होते हैं और जल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जड़ से। जड़ कहाँ होती है? ज़मीन के नीचे। वहाँ से वो तने के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं और धीरे धीरे पत्तियों तक पहुँचते हैं। फिर पत्तियाँ उनका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाती हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रवेश करती है? जो छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ पर, उन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। अच्छा, अब यहाँ पे बूझो ने सवाल पूछा था, उसको हम देख लेते हैं। जो बात कही थी, बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो बूझो का सवाल है कि पत्ती तक ठीक है पहुँच तो जाते हैं तने के माध्यम से, लेकिन कुछ तो बात होगी कि कैसे पहुँचते होंगे। तो इस बारे में अभी आगे चर्चा करते हैं। अब कोशिकाओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कोशिकाएं क्या होती हैं? आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। जैसे कोई भी अगर बिल्डिंग होती है तो किससे बनी होती है? ईंट से ही बनती है। ईंट, सीमेंट, मोरंग, इन सारी चीज़ों से ही तो बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना है जो कोशिका कहलाती हैं। तो इसी तरह इंसान का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? छोटी छोटी इकाइयों से। किसी भी सजीव की बात हो तो वो छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। जैसे कि ईंट होती है, उसी तरह उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो यानी कि हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है कोशिका। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। अच्छा, बहुत छोटी छोटी होती हैं कोशिकाएं तो इसलिए उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। देखो, कुछ जीव जो होते हैं वो सिर्फ एक कोशिका से होते हैं। तो जो एक कोशिका जिनमें से पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। ठीक है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देखिए तो ये कोशिका झिल्ली है जो किनारे किनारे बनी हुई है, देख रहे हैं आप, अलग कर रही है, वो है कोशिका झिल्ली। जो लाइन की तरह लग रही है वो है एक कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो जिसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जो कि केंद्रक है। अब यहाँ देखिए, जो आपको लग रहा है कि जैसे चीकू के अंदर कोई बीज है, ठीक है, तो उसी तरह ये बीज की तरह लग रहा है, यही हमारा केंद्रक। और इसके चारों तरफ जो पानी है, पानी की तरह दिखाया गया है, ये है कोशिका द्रव्य। ठीक है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, इसे कोशिका द्रव्य। जेली कैसा होता है भैया? जेली आपने कभी खाया होगा, वो पूरी तरह द्रव नहीं होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। तो वो उसी तरह का ये जेली होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने ऊपर पढ़ लिया था, वहाँ उसके आगे शुरू करते हैं। या रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो अब सवाल आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित होती है उसको वो कहाँ से लेते हैं? तो उसे लेते हैं रंध्रों की सहायता से। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। ठीक है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। हमने अभी बताया जल और खनिज किसके द्वारा पहुँचते हैं पत्तियों तक? जड़ उसे अवशोषित करता है और वाहिकाओं यानी कि छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, वहाँ पे नालियाँ बनी होती हैं, उन्हीं के थ्रू उन्हीं के जरिए वो पत्तियों तक पहुंचता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, हमने कहा था छोटी छोटी पाइपलाइन की तरह होती हैं, तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक
फैली होती हैं। तो कहाँ कहाँ ये फैली होती हैं? जड़ में होती हैं, तने में होती हैं, शाखा में होती हैं, सब जगह, तभी तो वो पहुँच पाएगा पत्तियों तक। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। सतत मतलब एक लगातार, ऐसा नहीं कि पाइपलाइन है फिर बीच में टूट गई, फिर थोड़ी दूर जाके फिर आगे पाइपलाइन लगी है। आपके घर अगर पानी आता है कहीं से, तो अगर बीच में पाइपलाइन फूट जाए तो क्या पानी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो उसी तरह अगर इसकी पाइपलाइन को बीच में हम तोड़ देंगे तो क्या पानी आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। इसी क्लास में आप अध्याय 11 में पादपों में कैसा परिवहन होता है उस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे पहेली कुछ जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो हमने बताया कि जो खाना बनता है उनका वो कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो अब पहेली पूछ रही है कि पत्तियों में ही क्यों खाना बनता है? ऐसा क्यों नहीं कि तना खाना बना ले, जड़ खाना बना ले, शाखाएं जो हैं वो खाना बना ले? ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ विशेषता होगी, कोई राज की बात होगी, तो उस बारे में बात करेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो हमने बताया था क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हमारी पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरा वर्णक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो हरे कलर का होता है। क्लोरोफिल सौर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी कि भैया अगर आपको रोटी बनाना है तो नीचे आग लगानी पड़ेगी, बिना आग के रोटी बनेगी नहीं। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है? वही आग इकट्ठा करता है। वो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको इकट्ठा करके खाना पकाने में सहायता करता है। इसीलिए खाना मुख्य रूप से कहाँ बनता है? पत्तियों में। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है। तो इसी की सहायता से भैया सभी चीज़ मिला के खाना बना लिया जाता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने पहले बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। तो इसका नाम प्रकाश संश्लेषण क्यों पड़ा? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज और क्लोरोफिल। ठीक है, इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय मतलब कि ऐसा दूसरा ना हो। अद्वितीय मतलब ऐसा दूसरा कोई ना हो, इकलौता। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब इसमें बताया गया है कि सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत यानी कि सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही ऑक्सीजन निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी भैया तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सीधे तरीके से, परोक्ष मतलब घुमा फिरा कर। ठीक है, अब भैया अगर तुम मुर्गा खाते हो तो वो घुमा फिरा के बात हुई। आप कहोगे मैं तो मुर्गा खाता हूँ, लेकिन मुर्गा क्या खाता है? वो तो पेड़ पौधों से प्राप्त दाना खाएगा ना। तो उसी तरह ठीक है, पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। तो वो परोक्ष रूप से हो गया। अगर आप सीधे पेड़ पौधों का उपयोग करते हो तो वो प्रत्यक्ष रूप से हो गया। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। ये बात हमने बता दिया है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है, आगे की बात अगली क्लास में करेंगे।